नमस्ते डियर स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका पीटी एजुकेशन चैनल पे। मैं हूं गौरव चोपड़ा और आज हम बात करने वाले ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स के बारे में। हम ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स को समझेंगे कि आखिर ये होता क्या है, ये कैसे अलग है ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट से, एंड इनसे रिलेटेड रिस्क एंड बेनिफिट्स क्या निकल के आते हैं। हम ये सारा कुछ इस सेशन में कवर करने को ट्राई करने वाले हैं। आते ही सेशन को लाइक कर दीजिए एंड शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। एंड अब तैयार हो जाइए इस अद्भुत और शानदार सेशन के लिए, बिकॉज आई कैन गारंटी यू यू वुड लर्न समथिंग आउट ऑफ दिस लेक्चर। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स क्या होते हैं। ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स, एज द नेम सजेस्ट, आर ऑल्टरनेटिव टू ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट्स। ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट्स क्या होता है? ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट्स मतलब स्टॉक्स, बॉन्ड्स या कैश। अब स्टॉक्स मतलब शेयर्स, यानी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना। बॉन्ड्स मतलब एक तरीके से डेट सिक्योरिटी होती है। अब मैंने इस पे एक वीडियो बना रखा है, तो आप इसी चैनल पे पीटी एजुकेशन पे प्राइमर ऑन बॉन्ड सर्च कीजिए, आपको वो लेक्चर मिल जाएगा। तो आप पहले वो देख लीजिए एंड देन इवेंचुअली यू वुड बी एबल टू कनेक्ट डॉट्स। एंड द थर्ड वन इज कैश। कैश इज अपना नॉर्मल कैश, मतलब हार्ड कैश या फिजिकल कैश कह लो। सो आप इनके अलावा इन सब में इन्वेस्ट कर सकते हो, जो कि उस इन्वेस्टमेंट्स को कहते हैं ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स। तो ये बेसिकली 6 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स की इन 6 मेजर कैटेगरीज को आप याद रखिए। हेज फंड्स, प्राइवेट इक्विटी फंड्स, फिर रियल एस्टेट आता है, देन यू कैन इन्वेस्ट इन कमोडिटीज, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट्स एंड अदर ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स। तो मैं हर एक के बारे में आपको एक ब्रीफ ओवरव्यू देने की कोशिश करूंगा। हम एक एक करके तो डिटेल में जा नहीं पाएंगे, बिकॉज ये सभी अपने आप में ही एक बहुत बड़े टॉपिक्स है, बट आई ट्राई टू गिव यू एन ओवरव्यू सो दैट आपको ये ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स के कॉन्सेप्ट समझे, ठीक है। तो हम अब एक एक करके इन सभी को समझते हैं, बट उससे पहले ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है जो आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा। जैसे पहला है कि दे आर लेस लिक्विड, मतलब ये आप जल्दी लिक्विडेट नहीं कर सकते इन इन्वेस्टमेंट्स को। इन एसेट्स को इतनी जल्दी आप बेच नहीं सकते। लिक्विडिटी की फॉर्मल डेफिनेशन क्या है? लिक्विडिटी मतलब अबिलिटी टू टर्न एन एसेट इनटू कैश विद इन रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम एट रीजनेबल वैल्यू, समझे। नेक्स्ट, ये इन्वेस्टमेंट्स स्पेशलाइज्ड पोर्टफोलियो मैनेजर्स के द्वारा मैनेज की जाती है। यूजुअली ये लेस रेगुलेटेड होते हैं एंड लेस ट्रांसपेरेंट रहते हैं। एंड क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट्स का डेटा इतना इजीली नहीं मिलता है इन टर्म्स ऑफ देयर हिस्टोरिकल रिटर्न्स एंड वोलेटिलिटी डेटा, इनके रिटर्न्स प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इन इन्वेस्टमेंट्स के लीगल इश्यूज विद रिस्पेक्ट टू टैक्स एंड इट्स ट्रीटमेंट कभी कभार कॉम्प्लेक्स बन जाते हैं। एंड इनका कोरिलेशन ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट्स के रिटर्न से लो ही रहता है। कोरिलेशन मतलब अगर से फॉर एग्जांपल ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट्स एंड ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स का कोरिलेशन -1 है, तो जब ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट 100 से बढ़ेगा तो ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट 100 से घटेगा। सो बेसिकली जस्ट रिमेंबर कोरिलेशन रेंजेस फ्रॉम -1 टू +1, ठीक है। फिर यूजुअली इन इन्वेस्टमेंट्स की फीस बहुत ज्यादा रहती है, यानी आप और मुझ जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स यूजुअली हम इन इन्वेस्टमेंट्स को अफोर्ड नहीं कर पाते। एंड जो भी इंस्टीट्यूशन या जो भी एंटिटी या जो भी इंसान इसमें इन्वेस्ट करता है, तो वो इतना आसानी से इन इन्वेस्टमेंट्स को रिडीम नहीं कर सकता। हमेशा कुछ ना कुछ रेस्ट्रिक्शंस तो रहेगी इन रिडेम्पशंस के ऊपर। अब हम ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स के कैटेगरी को एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले हेज फंड्स पे आते हैं, ठीक है। तो दोस्तों एक चीज याद रखो कि हेज फंड्स का बेसिक कॉन्सेप्ट म्यूचुअल फंड्स जैसा ही है। म्यूचुअल फंड्स क्या होता है? म्यूचुअल फंड्स मतलब एक पूल ऑफ फंड्स बनाया जाता है एक पोर्टफोलियो मैनेजर के द्वारा, एंड आप और मुझ जैसे लोग थोड़ा थोड़ा उस पूल में पैसा डालते हैं, ठीक है। एंड फिर वो पोर्टफोलियो मैनेजर उस पूल को मैनेज करता है, यानी वो डिफरेंट डिफरेंट जगह पे डिफरेंट डिफरेंट एसेट्स में इन्वेस्ट करता है ताकि उसे रिटर्न मिले। एंड वो रिटर्न पे अपना थोड़ा सा वो कमीशन अपने लिए रख ले, एंड बाकी का वो इन्वेस्टर्स को रिटर्न के तौर पे पे बैक कर दे, ठीक है। तो ये बेसिकली म्यूचुअल फंड्स का कॉन्सेप्ट होता है। सेम चीज हेज फंड्स पे होता है। हेज फंड्स भी एक तरीके के पूल्ड फंड्स ही होते हैं, लेकिन फर्क सिर्फ इतना होता है कि ये हाई रिस्क रहता है, यानी इसमें जो हेज फंड मैनेजर रहता है वो डेरिवेटिव्स में इन्वेस्ट करता है, यानी सबसे हाई रिस्क एसेट्स में इन्वेस्ट करता है, फ्यूचर्स, ऑप्शंस वगैरह। एंड मोर ओवर इसमें नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट नहीं कर सकते। इसमें बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस या बड़े बड़े लोग इन टर्म्स ऑफ देयर फाइनेंशियल वेल्थ इन फंड्स में इन्वेस्ट करने के लिए एलिजिबल होते हैं। उसके एक सर्टेन क्राइटेरिया होता है, हर एक का अलग अलग रहता है, बट आप मोटा मोटा समझ लो कि जो वेल्दी इन्वेस्टर्स रहते हैं वही हेज फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं।
अगर कोई इंस्टीट्यूशन या कोई इन्वेस्टमेंट कंपनी हेज फंड्स में इन्वेस्ट कर रही है तो उसे फंड्स ऑफ फंड्स कहा जाता है, ठीक है। एंड ये फंड्स को फिर एक हेज फंड मैनेजर मैनेज करता है, सेम चीज जो म्यूचुअल फंड्स में होता है। देन ये हेज फंड मैनेजर डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेटजीज अपनाता है ताकि उसे उस फंड पे रिटर्न मिल सके। एंड इस पे फिर हेज फंड मैनेजर की अपनी एक अलग फीस रहती है। अब म्यूचुअल फंड्स में कैसा है कि वो थोड़ा सा अपना कमीशन साइड में रख देता है, बट यहाँ पे इट्स लिटिल डिफरेंट। यूजुअली हेज फंड मैनेजर की फीस 2 and 20 के फी स्ट्रक्चर में रहती है। 2 and 20 मतलब क्या, यानी 2% फिक्स ओवरऑल फंड्स पे एंड 20% उन प्रॉफिट्स पे वो उससे मिलेगा जब वो उस फंड पे कमाएगा। यानी से फॉर एग्जांपल 100 करोड़ का फंड है तो 100 करोड़ का 2% कितना, 2 करोड़, है ना। 2% फिक्स है तो ये हेज फंड मैनेजर की फ्लैट फीस हो जाएगी। एंड ऊपर से अगर उस फंड पे 20 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है तो उस 20 करोड़ पे 20% पकड़ लो, तो ये 2 and 20 का ये 20 इधर आ जाता है, तो 20% ऑफ 20 करोड़ इज 4 करोड़। तो जो फ्लैट फी 2 करोड़ थी और ये जो प्रॉफिट में से 4 करोड़, तो टोटल हेज फंड मैनेजर की 6 करोड़ हो गई फीस। तो बेसिकली ऐसा फी स्ट्रक्चर रहता है इसका। पर समझो अगर उस फंड पे उसे लॉस हो गया, से 100 करोड़ का वो 90 करोड़ हो गया, 80 करोड़ हो गया, तो उसे फ्लैट फी तो मिलेगी 2 करोड़, बट उसको फिर ये 20% नहीं मिलेगा। तो हेज फंड मैनेजर्स बेसिकली कौन सी स्ट्रैटेजीज अपनाते हैं ताकि वो इन्वेस्टर्स को रिटर्न दे पाए, तो ये सभी स्ट्रैटेजीज होते हैं। इवेंट ड्रिवन मतलब कुछ बड़ा इवेंट आने वाला है कंपनी के रीस्ट्रक्चरिंग को लेके या कोई मर्जर्स एंड एक्विजिशंस को लेके, तो हेज फंड मैनेजर इसमें अपॉर्चुनिटी ढूंढता है। इसमें लॉन्ग पोजीशन या शॉर्ट पोजीशन बना लेता है डिपेंडिंग ऑन हिज रिसर्च एंड प्रॉफिट कमा सकता है। लॉन्ग पोजीशन मतलब बाय कर लिया एंड शॉर्ट पोजीशन मतलब सेल कर लिया, ठीक है। आप अभी के लिए ये टर्म्स थोड़े से फैंसी आपको लग सकते हैं, तो आप ये अभी अभी के लिए याद रखिए। रिलेटिव वैल्यू मतलब सेम एसेट सस्ते में खरीदना एंड कुछ समय बाद उसे महंगे में बेच देना, बेसिकली आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी के लिए वेट करना। Macro strategy would depend on global macroeconomic trends and events which may involve long or short positions in equities, fixed income, currencies, or commodities. Equity hedge fund strategies may the hedge fund manager seeks to profit from long or short positions in publicly traded equities and derivatives with equities as their underlying assets. ठीक है, मतलब सीधा सीधा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना। अब हेज फंड मैनेजर्स भले ही रिस्की स्ट्रेटजीज अपनाते हो, लेकिन इन्होंने ओवरऑल ग्लोबल इक्विटीज के कंपैरिजन में ज्यादा ही रिटर्न दिया है। जब भी ग्लोबल इक्विटीज नीचे रहे तब हेज फंड मैनेजर्स ने अच्छा रिटर्न दिया है, हेज फंड्स ने ज्यादा रिटर्न्स दिया है। लेकिन जब ग्लोबल इक्विटीज ऊपर रहते हैं देन हेज फंड्स ने कम रिटर्न दिया है। एंड इसमें सबसे मेजर रिस्क निकल के आता है कि इन्वेस्टर्स डेटा से गुमराह हो सकते हैं। मतलब हर एक हेज फंड्स तो लॉस रिपोर्ट नहीं करेगा, नाम खराब हो जाएगा अगर उस हेज फंड ने पब्लिकली अपना लॉस रिपोर्ट किया। तो यूजुअली हेज फंड्स प्रॉफिट ही रिपोर्ट करते हैं पब्लिकली। तो हिस्टोरिकल रिटर्न्स में अगर सिर्फ प्रॉफिट होगा तो ये बायसनेस आ जाता है, तो इन्वेस्टर्स रिटर्न्स को लेके गुमराह हो सकता है ना। एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स भी इतनी हेज फंड्स की रहती नहीं है, तो एडिशनल चैलेंजेस तो निकल के आएगी ही। अब आते हैं प्राइवेट इक्विटी पे। प्राइवेट इक्विटी का भी कॉन्सेप्ट सेम ही है हेज फंड्स जैसे, पूल्ड एसेट्स बनाया जाता है, लेकिन इसमें फर्क इतना ही है कि ये कंपनीज में इन्वेस्ट करती है एंड हेज फंड्स बेसिकली डेरिवेटिव्स या हाई रिस्क एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं, है ना। अब प्राइवेट इक्विटी के जो मैनेजर्स है जो इन पोर्टफोलियो ऑफ कंपनीज को मैनेज करते हैं, उनका फी स्ट्रक्चर भी सेम ही होता है हेज फंड्स जैसे। अब ये मैनेजर्स उन कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं जो पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी हो इफ दे इंटेंड टू टेक इट प्राइवेट। इसमें एलबीओज आते हैं, लेवरेज बायआउट्स, या वो प्राइवेट कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, डिपेंड्स ऑन द इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी ऑफ द पोर्टफोलियो मैनेजर। या अर्ली स्टार्टअप्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं जिसे वीसीज कहा जाता है, वेंचर कैपिटलिस्ट। सो एलबीओज बेसिकली लोन लेके एक स्पेसिफिक कंपनी को खरीदते हैं। तो लेवरेज बायआउट्स के भी दो टाइप रहते हैं, एमबीओज एंड एमबीआईज। एमबीओज मतलब मैनेजमेंट बायआउट्स एंड एमबीआईज मतलब मैनेजमेंट बाय इन्स। तो एमबीओज में बेसिकली कंपनी के एग्जिस्टिंग मैनेजमेंट ही बाकी का स्टेक खरीद लेते हैं। एमबीआईज में एक्सटर्नल मैनेजमेंट विल रिप्लेस द एग्जिस्टिंग मैनेजमेंट टीम। वेंचर कैपिटल अर्ली स्टेज कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। अब ये डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस है इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई कि कंपनी के कौन से स्टेज पे वीसीज ने इन्वेस्ट कर रखा है। द फर्स्ट स्टेज इज फॉर्मेटिव स्टेज, जिसमें इन्वेस्टमेंट्स फर्म की अर्ली स्टेज में की जाती है। अब इसमें भी 3 टाइप है। एंजल इन्वेस्टिंग मतलब एकदम स्टार्ट में इन्वेस्ट करना, आइडिया पे इन्वेस्ट करना बेसिकली। इसमें वीसीज नहीं आते, इसमें ऐसे लोग आते हैं जिन्हें एंजल्स कहा जाता है।
सीड में वीसीज आते हैं, सीड इन्वेस्टमेंट में। इसमें बेसिकली प्रोडक्ट डेवलपमेंट, मार्केट रिसर्च, मार्केटिंग, इन सब में पैसा लगाया जाता है। फिर आता है अर्ली स्टेज, जिसमें इनिशियल कमर्शियल प्रोडक्शन एंड सेल्स चालू करने के लिए इन्वेस्टमेंट्स की जाती है। देन सेकेंड स्टेज आता है लेटर स्टेज का। यहाँ अब इन प्रोडक्शन एक्टिविटीज को एक्सपैंड करने के लिए पैसा लगाया जाता है, तो वेंचर कैपिटलिस्ट इस स्टेज में पैसा लगाते हैं। एंड लास्ट आता है मेज़ानाइन स्टेज। इसमें कंपनी को आईपीओ के लिए तैयार किया जाता है, तो स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने के लिए वीसीज इस स्टेज में कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। अगला ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स का कैटेगरी रियल एस्टेट आता है। तो रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट्स बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं। रेसिडेंशियल, जो कि डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स कंसिडर किया जाता है, जो आप घर खरीदते हो, यानी आप डायरेक्टली रेसिडेंशियल रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर रहे हो। आप शायद वो लोन लेके भी इन्वेस्ट कर सकते हो, या आप कैश में भी घर खरीद सकते हो। नेक्स्ट आता है कमर्शियल। इसमें तुम घर या ऑफिस खरीद लो एंड उसे रेंट पे चढ़ा दो ताकि तुम्हें इनकम आती रहे। एंड लास्ट में आता है थ्रू लोन्स। नाउ यू कैन एक्चुअली इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट थ्रू लोन्स। वो कैसे? जब कोई भी होम ओनर घर खरीदने के लिए लोन लेता है, तो बैंक बेसिकली उन लोन्स को एक एंटिटी को बेच देती है, जिसे एसपीवी कहा जाता है, स्पेशल पर्पस व्हीकल। एंड स्पेशल पर्पस व्हीकल इन लोन्स को आगे इन्वेस्टर्स को बेचती है। तो ये बेसिकली सिक्योरिटाइजेशन का प्रोसेस है। मैंने इस पे भी एक वीडियो बना रखा है सिक्योरिटाइजेशन पे, तो आप इस चैनल पे सिक्योरिटाइजेशन सर्च कीजिए एंड उससे देखिए अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझना है तो। सो अभी के लिए आप इतना याद रखो कि एसपीवी कैन एक्चुअली मेक यू इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट थ्रू लोन्स। ठीक है। कमोडिटीज भी एक और ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स का कैटेगरी निकल के आता है। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, मेटल्स, गोल्ड, सिल्वर वगैरह, ऑयल एंड गैस एंड अदर रॉ मटेरियल्स विच आर यूज्ड इन द प्रोडक्शन। तो ये सारे कमोडिटीज आते हैं। कमोडिटीज कैन एक्चुअली प्रोवाइड एन इन्फ्लेशन हेज एंड डाइवर्सिफिकेशन बेनिफिट्स। एंड कमोडिटीज में सबसे कॉमन तरीका रहता है डेरिवेटिव्स के थ्रू इन्वेस्ट करना। अब ये सब अपने आप में एक बड़े टॉपिक्स है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि क्या आप देखना पसंद करोगे अ डिटेल्ड वीडियो ऑन डेरिवेटिव्स और अ डिटेल्ड वीडियो ऑन ऑप्शंस, फ्यूचर्स और अ डिटेल्ड वीडियो ऑन कमोडिटीज फॉर दैट मैटर। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। अगला आते हैं हम इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट्स पे। अब इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट्स बेसिकली लॉन्ग लिव्ड एसेट्स होते हैं। लॉन्ग लिव्ड एसेट्स का मतलब होता है कि लॉन्ग टर्म एसेट्स या नॉन करंट एसेट्स, यानी इनके इकोनॉमिक बेनिफिट्स इन टर्म्स ऑफ मनी या रिटर्न कह लो, ये फ्यूचर में देगा। मतलब ऐसा नहीं है कि आज पैसा लगाया तो 3 महीने बाद रिटर्न मिलेगा। नहीं, आज पैसा लगाया तो शायद 3 साल बाद मिलेगा या 5 साल बाद उसका इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि यूजुअली इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट्स में रोड्स आता है, एयरपोर्ट्स आता है, पोर्ट्स, रेलवेज, यूटिलिटी एसेट्स जैसे गैस डिस्ट्रीब्यूशन फैसिलिटीज, इलेक्ट्रिक जनरेशन या डिस्ट्रीब्यूशन फैसिलिटीज वगैरह, ये सब आते हैं। तो एयरपोर्ट थोड़ी 1 महीने में बन जाएगा, साल 2 साल तो लगेगा। या बड़े बड़े रोड्स 1 महीने में थोड़ी बनेंगे, 1 महीने में इनका बनना बहुत मुश्किल है, राइट? तो इट टेक्स टाइम, इसीलिए इसे लॉन्ग लिव्ड एसेट्स कहा जाता है। और भी कैटेगरीज होते हैं अभी इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट्स के, जैसे कम्युनिकेशन सेक्टर में पैसा लगा दिया, से फॉर एग्जांपल ब्रॉडकास्ट एसेट्स, या फिर केबल सिस्टम्स में पैसा इन्वेस्ट करना। और द एंटिटी कुड आल्सो इन्वेस्ट इनटू कंस्ट्रक्शन ऑफ स्कूल्स, प्रिजन, हेल्थ केयर फैसिलिटीज वगैरह। अब ये प्रोजेक्ट्स के लिए तो बहुत पैसा लगता है, बेशुमार पैसा। तो यूजुअली ये प्रोजेक्ट्स गवर्नमेंट फाइनेंस करती है, यानी गवर्नमेंट इन प्रोजेक्ट्स में पैसा लगाती है, क्योंकि उस स्केल पे शायद कोई कंपनी हो ही नहीं सकती, वो उतना पैसा लगा ही नहीं सकती। So these infrastructure investments are usually financed by governments और by government and private company partnership। दोनों का तालमेल करके भी इसमें इन्वेस्टमेंट्स किया जा सकता है। अब इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट्स में भी 2 टाइप्स के इन्वेस्टमेंट्स रहते हैं, ब्राउन फील्ड एंड ग्रीन फील्ड। ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट्स मतलब उन इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट्स में इन्वेस्ट करना जो ऑलरेडी बने हुए हैं, जो ऑलरेडी कंस्ट्रक्टेड है। यानी आपने एक इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट में इन्वेस्ट किया एंड उसे गवर्नमेंट को लीज पे दे दिया, या खुद ही ऑपरेट कर रहे हो। जैसे एयरपोर्ट्स, यू कैन पुट इट ऑन लीज और यू कैन एक्चुअली ऑपरेट फॉर योर ओन एयरलाइन कंपनी। एंड ग्रीन फील्ड्स मतलब उन इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट्स में इन्वेस्ट करना जो अभी तक कंस्ट्रक्ट करने हैं, यानी इन प्रोसेस में उसका कंस्ट्रक्शन चल रहा है। से फॉर एग्जांपल आप कोई स्कूल बना रहे हो, तो बेसिकली आप अपना पैसा स्कूल के कंस्ट्रक्शन में डाल रहे हो, है ना? You can lease it to someone after the completion of the construction or you could operate it directly on your own। ठीक है। अब अदर ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स के कैटेगरी में ये सब इन्वेस्टमेंट्स आते हैं, वाइन्स, रेयर कॉइन्स, एंटीक चीजें जैसे एंटीक फर्नीचर, चाइनीज सिरामिक्स, वॉचेस जैसे रोलेक्स वगैरह, डायमंड्स, स्टैम्प्स। तो ये सब अदर कैटेगरी में आता है। इनकी वैसे तो कोई इनकम जनरेशन होती नहीं है, यानी हर महीना या हर साल पैसा कमा के नहीं देते ये,
बट एक स्टेटस सिंबल के लिए अपना ये काम कर जाता है। अगर हम स्पेसिफिकली आर्ट की बात करें तो शायद कुछ लोगों के लिए एक स्पेसिफिक पेंटिंग बहुत वैल्यूएबल हो सकती है, शायद करोड़ों की कीमत लगा सकते हो, लेकिन आपके लिए प्रोबेबली वो एक पेपर की वैल्यू और उन वाटर कलर्स की वैल्यू उतनी ही वो बनेगी, है कि नहीं? तो हर एक पर्सन का पर्सपेक्टिव इन सब में डिफर करता है। जैसे ये जो आप पेंटिंग देख रहे हो, ये जाने माने मशहूर सैल्वाडोर डाली की पेंटिंग है जो $11 मिलियन में बिकी थी 2011 में। Enigmatic elements in a landscape. So the point is, every person has a different opinion on these investments, especially if we talk about paintings. तो मैं चाहता हूं कि आपका क्या इंटरप्रिटेशन निकल के आता है इस पेंटिंग को लेके। अगर आप आर्ट बैकग्राउंड से हो तो आप जरूर इस पे कमेंट कीजिए। आई विल बी वेरी क्यूरियस टू नो अबाउट योर थॉट्स ऑन दिस। ठीक है, सो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। होप आपको ये सेशन यूजफुल रहा होगा। इतने सारे हमने ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स देखे, पढ़ लिए, जान लिए, तो आपको कौन सा इन्वेस्टमेंट्स, कौन सा कैटेगरी आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगा, मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। एंड इफ यू वांट मी टू टेक अप एनी कैटेगरी एंड मेक अ डिटेल्ड वीडियो ऑन दैट, यू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। ठीक है, सो इफ यू लाइक दिस वीडियो, मेक श्योर यू हिट दैट लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो विद योर लाइक माइंडेड फ्रेंड्स, कॉलीग्स, और अगर आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो उसे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। We now come to an end to this session. Here are some useful resources for you from PD family. Make use of these. उम्मीद करता हूं ये सेशन आपको पसंद आया होगा। नमस्ते, जय हिंद।